रीबर्थ ऑफ माफिया किंग एपिसोड 6। रमा सोफिया बेटा आरुषि रिसेप्शन पार्टी की शॉपिंग के लिए जा रही है। मैंने उससे कह दिया है वो तुम्हें भी लेकर जाएगी, तो जल्दी से नीचे आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। सोफिया जी आंटी जी, बस 5 मिनट में आई। सोफिया और वीर का मूड खराब हो जाता है। सोफिया टॉवल से अपने आप को साफ करके अपने कपड़े पहनने लगती है। वीर, अरे कहाँ जा रही हो? 10-15 मिनट के बाद चली जाना ना, जब तक हमारा भी हो जाएगा। सोफिया, क्या मजाक कर रहे हो? सिर्फ 10-15 मिनट में तुम्हारा हो जाएगा। तुम 3 घंटे तक मुझे नहीं छोड़ते, याद है ना उस टाइम? मतलब कि पहली बार तुमने 3 घंटे तक मुझे नहीं छोड़ा था। पता नहीं यार आरुषि तुम्हें कैसे झेलती है, और आरुषि की उम्र अभी 17 साल है। पता नहीं कैसे फंस गई वह तुम्हारे चंगुल में। वीर, आयुषी और मेरी शादी कैसे हुई वह तो बस हम दोनों ही जानते हैं, क्योंकि वह एक राज है और वो राज ही रहेगा। सोफिया, फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तैयार होकर निकलती हूँ। वैसे रात को मैं फ्री हूँ, तो तुम चाहो तो आ सकते हो। सोफिया इतना कहकर तैयार होने लगती हैं और वीर भी सोफिया के रूम से चुपचाप निकल जाता है। सोफिया, आरुषि और रमा तीनों शॉपिंग के लिए घर से निकल जाती है। घर पर सिर्फ वीर, वंश और सिया रह जाते हैं। शाम हो जाती है। वंश सिया को बड़े ही प्यार से उठाता है। सिया के घाव भी अब सूख गए थे और उसे दर्द भी नहीं हो रहा था, तो वो वापस से साड़ी पहन लेती है। वंश को एक फोन आता है। वंश, ऋषि मैं बस 10 मिनट में वहां पर आ रहा हूँ। तुम उस आदमी को पकड़ के रखना, और अगर वो नाटक करे तो उसे मार डालना। बस इतना याद रखना कि वो आदमी आज हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। वंश ऋषि से जिस आदमी की बात कर रहा था वो आदमी वंशताज होटल का मैनेजर था। वंश के होटल में कुछ गैरकानूनी धंधे भी चलते हैं, जिसके बारे में पुलिस को कुछ दिन पहले खबर मिली थी, और वो खबर वंश के मैनेजर नितिन ने दी थी। वंश काफी टाइम से ये पता लगा रहा था कि पुलिस को खबर आखिर देता कौन है। आज उस गद्दार के बारे में वंश को वंश के राइट हैंड ऋषि ने बताया। वंश फोन रखता है और अपने कमरे में अपनी पिस्तौल ढूंढने लगता है। सिया साड़ी पहनते पहनते वंश को देख रही थी कि वंश बहुत देर से कुछ ढूंढ रहे हैं। सिया वंश की बातें सुन लेती है। सिया, आप अपनी पिस्तौल ढूंढ रहे हैं ना? वंश, हाँ जान, तुमने देखी है कहीं? सिया, जी वो मैंने आपकी पिस्तौल साफ करके आपकी अलमीरा में रखती थी। जब परसों आप रात में नशे में घर आए थे तो वो पिस्तौल खून से सनी हुई थी। उसी दिन मैंने पिस्तौल को साफ करके अलमीरा में रख दिया था। आप रोकिए, मैं निकाल कर देती हूँ। वंश, नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं निकाल लूंगा। वंश अपनी पिस्तौल निकाल कर अपने पैंट में फंसा लेता है और वो सिया के पास आकर खड़ा हो जाता। वंश, सिया मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे और मेरी पिस्तौल से बहुत डरती हो, इसलिए आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये पिस्तौल तुम्हारे सामने ना आए और तुम भी कभी इसे हाथ मत लगाना। इतना कहकर वंश कमरे से चला जाता है। वीर वंश को घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है। वीर सोचता है कि अब घर में कोई नहीं है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वीर हॉल में बैठे बैठे टीवी देख रहा था। पुनिया डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। पुनिया झुक झुक कर डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी, जिसकी वजह से उसका पल्लू आगे गिर रहा था। वीर की नजर पुनिया के ऊपर पड़ती है। वो उसके पल्लू की जगह पर देख रहा था। वीर की नजरें पुनिया पर से हटती ही नहीं है और वो पुनिया से कहता, वीर पुनिया एक गिलास पानी लेकर आ। पुनिया, जी लाए अभी। पुनिया का ध्यान अपने पल्लू पर नहीं जाता, वह वैसे ही एक गिलास में पानी भर के वीर को पानी देने चली जाती है। पुनिया वीर को पानी देती है तो वीर पानी का ग्लास लेने के बहाने पुनिया के हाथ को टच करता है। पुनिया अपने काम में बिजी थी, इस वजह से वो वीर के ऊपर ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर में रमेश, पुनिया का पति, बाजार से सब्जियां लेकर घर आ जाता है और वो पुनिया की मदद करने लगता है। वीर अब हॉल से उठकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। वीर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसकी नजर सिया के कमरे पर पड़ती है, जहां सिया अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी। वीर सिया के कमरे में चुपचाप जाता है और सिया के पीछे जाकर उसकी खुशबू लेने लगता है। वीर अपना हाथ सिया के तरफ बढ़ा ही रहा था कि सिया पीछे मुड़कर देख लेती है। सिया वीर को अपने करीब देखकर चौंक जाती है और पीछे हो जाती है। वंश, डरने की जरूरत नहीं है सिया, मैं हूँ वीर। तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारे कमरे तक की खिंच ही लाती है, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा चलो मुझे एक किस दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सिया, आप क्यों बार बार मेरे पास आते हैं? अब तो आपकी शादी आरुषि से हो गई है। कर लिया आपने अपने मन की। मैं पंछी को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। वीर, हाँ हाँ चला जाऊंगा, बस एक किस ही तो मांग रहा हूँ, वो दे दो फिर मैं आराम से चला जाऊंगा।
आरुषि से शादी तो मैंने कर ली, पर उसे किस करने में वो मजा नहीं जो तुम्हें किस करने में है। और मुझे पता है तुम वंश को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि तुम अपनी बहन आरुषि से बहुत प्यार करती। अगर कभी वंश को बताने की कोशिश भी की तो ये याद रखना कि उसके दूसरे दिन तुम्हें तुम्हारी बहन मरी मिलेगी, या ये हो सकता है कि कभी वो तुम्हें मिले ही ना। सिया, आप आरुषि को कुछ मत करिएगा, मैं वंशिका कुछ नहीं बताऊंगी। वीर चलो फिर जल्दी से एक किस दे दो, मैं आपसे चला जाऊंगा। वीर से आपसे किस मांगी रहा था कि वहां पर वंश आ जाता है। वंश, वीर तुम सिया के कमरे में क्या कर रहे हो? वीर, हाँ वंश, वो मैं यहाँ सिया की तबीयत पूछने आया था कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, और तू तो घर से चला गया था ना, फिर वापस कैसे? वंश, ये मेरा घर है और ये मेरा कमरा है। मुझे जब जितनी बार आना होगा मैं आऊंगा। और हाँ एक बात सुन ले वीर, आज तू इस कमरे में आ गया, आज के बाद तू सिया के आसपास भी मुझे नजर नहीं आना चाहिए। वीर, हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरी बीवी के आजू बाजू घूमने का, वो तो मैं तबीयत पूछने आया था। वीर इतना कह कर सिया को घूरता हुआ कमरे से निकल जाता है। सिया वंश के गले से चिपक जाती है। वंश, क्या हुआ जान? इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं हूं तुम्हारे पास और ये हमारा घर है, हमारा कमरा है। वंश सिया की आंखें देखकर समझ जाता है किसी आवाज से कुछ छुपा रही है। वंश, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। सिया वंश को चुपचाप खड़े देखती रहती है। वो वंश के सवाल का जवाब नहीं देती। वंश, अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम मुझे बता देना। अब मैं चलता हूँ और रूम का गेट लगाकर रखा करो हमेशा। शॉपिंग मॉल में आरुषि आज खुले बैल की तरह शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि संग्राम देव ठाकुर के पास काफी रकम है जो उसने दबा कर रखा है। आरुषि ने 50 लाख का लहंगा लिया, 20 लाख के गहन और बाकी पैसों से और भी सामान ले लिए। रमा सिर्फ आरुषि को देखे जा रही थी कि वो कैसे पैसे खर्च करवा रही है। रमा के पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। रमा आरुषि से कहती है, रमा बड़ी बहू, सारे पैसे तो तुमने खर्च करवा लिया, अब क्या जो ये बदन पर कपड़े पहने हैं वो भी उतरवा होगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम अब हमें नंगा करवाकर इस मॉल में घुमवाओगी। आरुषि, क्या मुझे इतना पैसा है आपके पास, फिर भी पैसे खर्च करने में दस्ताने मार रही हो? सोफिया सास बहू की चिकचिक सुन के मॉल में दूसरी साइड चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का सोफिया को देख रहा था, क्योंकि सोफिया ने बिकनी ब्लाउज पहना हुआ था शॉर्ट्स के ऊपर। सोफिया ने अपने छोटे कपड़े पहने थे कि ना देखने वाला इंसान भी घूर घूर कर देखे। सोफिया 15 मिनट से उस लड़के को देख रही थी। वो लड़का दिखने में हैंडसम था, गोरा चिट्टा बॉडी वाला, और हाइट भी लगभग वंश जितनी थी। लड़का सोफिया पर लाइन मारता और सोफिया उस लड़के पर। सोफिया के हाथ से सोफिया का पर्स गिर जाता है। वो लड़का सोफिया को उसका पर्स उठाकर देता है और उसके हाथ में एक चिट रख देता है। सोफिया उस चिट को खोलती है तो उस चिट में लिखा था पार्किंग एरिया में मिलो, और उस चिट में गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ था। सोफिया को हरी झंडी मिल गई थी उस लड़के से। सोफिया उस लड़के के पीछे पीछे जाती है। सोफिया के हाथ से सोफिया का पर्स गिर जाता है। वो लड़का सोफिया को उसका पर्स उठाकर देता है और उसके हाथ में एक चिट रख देता है। सोफिया उस चिट को खोलती है तो उस चिट में लिखा था पार्किंग एरिया में मिलो, और उस चिट में गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ था। सोफिया को हरी झंडी मिल गई थी उस लड़के से। सोफिया उस लड़के के पीछे पीछे जाती है। सोफिया उस लड़के की कार के बाहर खड़ी थी। वो कार की खिड़की खटखटाती है। लड़का सोफिया को देखकर कार का डोर ओपन करता है और सोफिया को बैठने के लिए ऑफर करता है। वो लड़का सोफिया का हाथ पकड़ के आराम से अपनी कार में बैठता है। सोफिया को उस लड़के का एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और उसकी वाइब अच्छी लग रही थी। सोफिया कार में बैठकर उस लड़के को हक करती है। सोफिया, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम अनिरुद्ध। अनिरुद्ध सोफिया का एक्स हस्बैंड है। 4 साल पहले दोनों ने मुंबई में लव मैरिज की थी। दोनों की लव मैरिज चल नहीं पाई और सोफिया को वंश से प्यार हो गया। तब दोनों ने फैसला लिया कि वो दोनों डिवोर्स लेंगे। सोफिया जब भी लो या फिर बुरा फील करती थी तब तक वो अनिरुद्ध के घर जाया करती थी, उसके साथ रात गुजारा करती थी। सोफिया के लिए अनिरुद्ध सेक्स टॉय है। जब भी सोफिया का दिल टूटता तब अनिरुद्ध सोफिया के लिए सेक्स टॉय बन जाता। वंश की शादी सिया से हो गई थी, ये बात सोफिया को हजम नहीं हुई, इसी वजह से उसने अनिरुद्ध को यहाँ पर बुलाया। अनिरुद्ध और सोफिया एक होटल रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर अनिरुद्ध सोफिया को सेटिस्फाई करता है। वो दोनों 2-3 घंटे तक उस रूम से नहीं निकलते। फिर अनिरुद्ध सोफिया को वापस उस मॉल में छोड़ आता है। अनिरुद्ध सोफिया को मॉल में छोड़कर सोफिया के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि सोफिया अभी भी बिल्कुल पहले जैसी है। सोफिया का मानना था कि एक ही जिंदगी होती है और उस जिंदगी में हमें हर चीज ट्राई करनी चाहिए।
सोफिया को बचपन से ही बहुत कम प्यार मिला है, इसी वजह से उसे जो भी प्यार देता वो उससे प्यार ले लेती, फिर चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन ही क्यों ना हो। सोफिया दिखने में बहुत सुंदर है, इसी वजह से उसकी तरफ कई मर्द आकर्षित हो जाते हैं और सोफिया उस प्यार को शरीर की जरूरत बना लेती है। कुछ दिन पहले वंश ने जब सोफिया को शादी के लिए मना किया था तब उसे वीर मिला। वीर की गंदी नजर सोफिया पर पड़ी और सोफिया भी उस टाइम टूटी हुई थी, जिस वजह से वो वीर के साथ फिजिकल हो गई थी। रमा और सोफिया सोफिया को ढूंढने लगती है। सोफिया उन्हें मॉल के एंड में दिख जाती है। तीनों घर वापस आने के लिए कार में बैठ जाती हैं। तीनों को घर आते आते रात हो जाती है। रामा घर पहुंचकर सबको बताती है कि आज उन्होंने कितना कुछ खरीदा, पर आरुषि अपना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। वंश, आपकी बड़ी बहू को क्या हुआ है? वो खुश नहीं दिख रही है। कल उसकी शादी की पार्टी है और आज वो नाराज क्यों है भाई? रमा मुंह बनाते हुए, महारानी को पूरा शॉपिंग मॉल ही खरीदना था तो डांट दिया मैंने थोड़ा सा, उसके बाद क्या उसका मुंह बन गया? वैसे भी 50 लाख का लहंगा खरीदा है, 20 लाख का गहना खरीदा है और भी इतना कुछ खरीदा है जो हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखा, उसके बाद भी अगर मुंह फूल रहा है तो फूलता रहे। रमा पुनिया को आवाज लगाती है। रमा, पुनिया तेरी बहन नहीं आए अभी तक? पूर्णिया, हाँ अम्मा, उसकी 2 परीक्षा बची है, वो कर ले, उसके बाद 1-2 दिन में आ जाएगी वो। रमा, अच्छा अच्छा, चलो सबका खाना लगाओ, सब थक गए हैं। खाना खाकर जल्दी सोएंगे तो कल रात की तैयारी कर पाएंगे। डाइनिंग टेबल पर सारे लोग बैठ जाते हैं पर रमा को सोफिया कहीं नजर नहीं आती। रमा, अब ये सोफिया कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। वंश, जा जरा तेरी दोस्त को बुला ला। वंश डाइनिंग टेबल से उठता है और सोफिया को बुलाने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। सोफिया दूर से देख लेती है कि वंश उसके कमरे की तरफ आ रहा है तो सोफिया अपने कपड़े उतार के मौसम के अंदर चली जाती। वंश, सोफिया नीचे चलो खाने के लिए, सब इंतजार कर रहे हैं, चलो नीचे। वंश इतना कहते ही है कि सोफिया की चीखने की आवाज आती है वॉशरूम से। वंश सोफिया के कमरे के अंदर चला जाता है और वॉशरूम का गेट खटखटाने लगता है। वंश, सोफिया क्या हुआ, क्यों चिट्ठी तुम? सोफिया, सांप सांप। वंश, यहाँ पर सांप है, जल्दी अंदर आओ। वंश बिना कुछ सोचे सोफिया के वॉशरूम में चला जाता है। वंश वॉशरूम में इधर उधर देखने लगता है पर उससे सब कुछ सही दिखता है। वंश पीछे मुड़कर देखता है तो सोफिया बिना कपड़ों के खड़ी थी। वंश तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और पीछे मुड़ जाता है। वंश, सोफिया ये क्या हरकत है? सोफिया, सॉरी वंश, वो मैं नहा रही थी और अचानक से मुझे लगा कि यहाँ पे पर सांप है, इसी वजह से मैं बिना कपड़ों के खड़ी हूँ यहाँ पर। वंश, यहाँ पर जो भी हुआ है वो किसी को कुछ मत बताना। अब अपने कपड़े पहनो और जल्दी आ जाना खाने के लिए। वंश इतना कहकर सोफिया के कमरे से निकल जाता है। सोफिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वंश ने सोफिया को नेकेड देखकर छुआ भी नहीं और उसका प्लान खराब हो जाता है। आज भले ही वंश तुमने मुझे नहीं छुआ पर जल्द ही तुम मुझे मेरे बिस्तर पर मेरे बाजू में मिलोगे। वंश नीचे आ जाता है, सारे लोग खाना खाना चालू कर देते हैं पर सोफिया बिना खाना खाए ही सो जाती है। सब लोग बहुत थक जाते हैं और उन्हें कल के लिए जल्दी उठना था, इस वजह से कोई सोफिया के ऊपर ध्यान नहीं देता। रमा, चलो बड़ी बहू सोने चलते हैं, रात भी काफी हो गई है और थक भी गए हैं। वंश और सिया अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आरुषि और रमा भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वीर को अच्छा मौका मिल जाता है सोफिया के कमरे में जाने का। वीर आसपास देखता है, उसे कोई नहीं दिखता तो वो सोफिया के कमरे में चला जाता है। वीर अंदर जाता है तो उसे सोफिया सोती हुई दिखती है। सोफिया ने ब्लैक कलर की बिकनी पहनी हुई थी जिसमें से उसका पूरा शरीर दिख रहा था क्योंकि वो बिकनी नेट की थी। वीर सोफिया के बदन को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। रमा, चलो बड़ी बहू सोने चलते हैं, रात भी काफी हो गई है और थक भी गए हैं। वंश और सिया अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आरुषि और रमा भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वीर को अच्छा मौका मिल जाता है सोफिया के कमरे में जाने का। वीर आसपास देखता है, उसे कोई नहीं दिखता तो वो सोफिया के कमरे में चला जाता है। वीर अंदर जाता है तो उसे सोफिया सोती हुई दिखती है। सोफिया ने ब्लैक कलर की बिकनी पहनी हुई थी जिसमें से उसका पूरा शरीर दिख रहा था क्योंकि वो बिकनी नेट की थी। वीर सोफिया के बदन को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। सोफिया अपना करवट बदलती है, उसका मुंह वीर के सामने आ जाता है। वीर सोफिया के कमरे का डोर लॉक कर देता है और अपने कपड़े उतार के सोफिया के साथ उसके बिस्तर में जाकर सो जाता है। वीर पहले अपने हाथ सोफिया के ब्रेस्ट पर लगाता है। सोफिया के ब्रेस्ट का साइज काफी बड़ा लग रहा था वीर को। वीर धीरे धीरे अपना हाथ सोफिया के चेस्ट पर थाइस पर फेर रहा था।
सोफिया को एहसास होता है जैसे कि कोई उसके बाजू में लेता है तो वो अपनी आंखें खोलती है और उसे वीर दिखता है। सोफिया, वीर मैं थक गए हूँ, मुझे सोना है प्लीज। वीर, तो तुम्हें कौन बोल रहा है कुछ करने को, तुम सोती रहो बस मुझे मेरा काम करने। और वैसे भी कल से मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं छुआ, अब तो मैं और नहीं रुक सकता। वीर इतना कहकर सोफिया की ब्रा खोल देता है और उसके ब्रेस्ट को अपने हाथों में ले लेता है। वीर सोफिया को सीधा करता है और उसके ऊपर आकर लेट जाता है। वीर और अग्रसेन हो जाता है और वो सोफिया की पैंटी निकाल देता है। वो सोफिया के पूरे बदन को सूंघने लगता है और चाटने लगता है जिसकी वजह से सोफिया तड़पने लगती है। वीर भूखे शेर की तरह सोफिया के बदन को खा रहा था। सोफिया दर्द से तड़प रही थी पर वीर की नजर सिर्फ उसके बदन पर थी। वीर सोफिया के ब्रेस्ट के ऊपर अटैक करता है और एग्रेसिवली उन्हें चूसने लगता है। सोफिया के ब्रेस्ट पूरे लाल पड़ चुके थे। वीर ने कई जगह सोफिया के ब्रेस्ट को काटा था जिसकी वजह से खून भी निकल रहा था। वीर उठता है और लाइट्स बंद कर देता है और लाइट बंद होने के बाद सोफिया की चीख निकल जाती है। वो बार बार लगातार चीखती रहती है। वीर आज भूखे शेर की तरह उसे खा रहा था। वंश और सिया के कमरे में। वंश सिया को चेंज करने में हेल्प करता है और सिया के बदन पर जहां भी घाव होते हैं उनमें दवाई लगाता है। सिया वंश का हाथ जोर से पकड़ लेती है। सिया अपनी आंखें बंद करके अपने मुंह से राम 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 बोल रही थी। वंश सिया को देख रहा था। वंश दवाई लगाना बंद कर देता है फिर भी सिया अपनी आंखें बंद करके राम राम कह रही थी। वंश सिया के सामने चुटकी बजाता है। वंश, अच्छा नाटक करती हो क्यूट बनने का। सिया अपनी एक आंख खोल कर देखती है तो वंश उसे देखकर हंस रहा था। वो अपनी दोनों आंखें खोलती है। सिया, क्या कहा आपने, नाटक? मैं कोई नाटक नहीं। वंश, ये नाटक ही तो है जान। मैं दवाई भी नहीं लगा रहा हूँ तब भी तुम अपनी आंखें बंद करके राम राम बोल रही हो। ऐसे दिखा रही हो जैसे कि डॉक्टर यहाँ पर तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हो। सिया, आपको क्या पता वंशी की कितना दर्द होता है। आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत गिरा करती थी और जब पापा दवाई लगाने आते थे तो मैं दूर से ही रोना चालू कर देती थी। पता नहीं कैसे मेरे चोट को पता चल जाता था कि अब उसके ऊपर दवाई लगने वाली है तो वो पहले से ही और दुखने लगते थे। वंश, बहुत क्यूट हो तुम, मन करता है तुम्हें खा जाओ। एक दिन और रेस्ट कर लो फिर तो मैं तुम्हें पूरा खाने ही वाला हूँ। सिया शर्मा जाती है और शर्म के मारे उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। वंश सिया को लाल देखकर उसे किस कर लेता है। वो अपने लिप्स सिया के लिप्स के ऊपर रखकर उसके होठों को सक करने लगता है। थोड़ी देर में सिया वंश को धक्का देती। सिया, अभी आप मुझसे कह रहे थे कि एक दिन और रेस्ट कर लो और अभी आप शुरू भी हो गए। कितने गंदे हैं आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाओ। वंश, अरे बाबा, किस करने में क्या जाता है। तुम मेरी हो और मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हें तब किस करूंगा। मैं भी देखता हूँ किसके बाप में इतनी दम है जो वंशदेव ठाकुर को उसकी वाइफ के पास आने से रोके। वंश सिया को अपने हाथ पर लेटा लेता है और आराम से उसको सुला लेता है। वंश सिया को सोते हुए देखता है। सिया रोज वंश से चिपक कर सोती, चाहे वंश सिया से गुस्सा हो या सिया वंश से गुस्सा हो। दूसरे दिन सुबह सुबह के 5 बजे बज जाते हैं। सिया वंश की तरफ देखती है। वंश अभी गहरी नींद में सो रहा था तो सिया बेड पर से दबे पैर उठती है और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ चली जाती है क्योंकि अगर वंश उठ जाएगा तो वह उसे कोई काम नहीं करने देगा। सिया नहा धोकर नीचे आ जाती है। सिया पहले पूजा पाठ करती है, उसके बाद ही वो किचन में कदम रखती है। सिया को इतने सुबह उठते देख पुनिया सिया से, पुनिया, छोटी भाभी आप इतनी जल्दी उठ गई, क्या कोई काम था आपको? आप मुझे बता देते मैं कर देती। सिया, नहीं नहीं पुनिया, वो कल दिन भर मैंने आराम किया ना तो मुझे और बीमार बीमार जैसा लग रहा था इसलिए मैं आज सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने आ गई और आज मेरी छोटी बहन आरुषि, उसकी शादी की रिसेप्शन पार्टी है तो मुझे तो काम करना ही था ना। सिया जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाती है और सबके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बना लेते हैं। सुबह 8 बजे बज जाते हैं, सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। वंश नीचे आता है तो वो सिया को किचन में काम करते हुए देख समझ जाता है कि सिया बैठने वालों में से नहीं है इसलिए वो सिया को कुछ नहीं कहता। आरुषि अभी तक नहाई नहीं थी। आरुषि अपनी नाइटी में ही बड़ों के सामने नीचे आ जाती है। रमा, बड़ी बहू, आज तुम ये नाइटी में सबके सामने नीचे आ गई हो पर आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा ना हो। वो तो अच्छा है कि आज तुम्हारे भावजी यहाँ पर नहीं है वरना आज तुम्हारी खैर नहीं थी। आरुषि अपना मुंह चढ़ाते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। वो इंतजार कर रही थी कि सिया आए और उसके लिए नाश्ता लगाएं। सिया ने आज आरुषि के पसंद के आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाया था जो आरुषि शादी से पहले अक्सर सिया से बनवाया करती थी।
सिया आती है और आरुषि का नाश्ता लगाती है। आरुषि देखती है कि सिया ने आज आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाया है तो वो थाली को उठाकर फेंक देती है। आरुषि, सिया ये क्या बना कर लाए हो? तुमने ऑयली खाना जानबूझकर बना कर लाए हो ना ताकि मैं ऐसे खाऊं और मेरा पेट खराब हो जाए, फिर आज की मेरी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी स्पॉइल हो जाए। सिया, नहीं आरुषि तुम गलत समझ रही हो वो। आरुषि, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मेरा नाम नहीं ले सकती और ये लेकर जाओ अपना ऑयली फूड और मेरे लिए ब्रेड बटर लेकर आओ। वंश को आरुषि की बात अच्छी नहीं लगती। जिस तरीके से आरुषि ने सिया से बात की वंश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वंश सिया का हाथ पकड़ता है और आरुषि से कहता है, वंश, सिया कोई तुम्हारी नौकर नहीं है आरुषि। अगर तुम्हें ब्रेड बटर खाना है तो अंदर जाओ और अपने हाथों से खुद लेकर आओ और अगर नहीं खाना है तो भूखी रहो पर आइंदा मेरी पत्नी से इस तरीके से बात मत करना। आरुषि चुपचाप वंश की बातें सुन लेती है। वो वीर की तरफ देखती है पर वीर एक शब्द भी नहीं बोलता। आरुषि कुर्सी पर से उठती है और चुपचाप अपने कमरे में जाती है। आरुषि ने सोच लिया था कि अब वो सिया का इस घर में रहना मुश्किल कर देगी। रात हो जाती है। सारे लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। आरुषि को तैयार करने मुंबई से स्पेशल आर्टिस्ट आए थे जिनकी फीस 3 लाख रुपए होती है। आरुषि 4 घंटों से अपने कमरे में तैयार हो रही थी। 2 लोग उसका मेकअप कर रहे थे तो 2 लोग उसके लहंगे को स्टाइल कर रहे थे और 2 लोग उसके हाथों में मेहंदी लगा रहे थे। आरुषि तैयार होने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। वंश अपने कमरे में जाता है और वो देखता है कि सिया अपने लिए साड़ी चूज कर रही है। वंश जान, तुम अलमारी में से साड़ी क्यों चूज कर रही हो? माँ तुम्हारे लिए लहंगा लेकर आई होंगी, तुम वो पहनो ना। सिया, वंश जी वो मैं साड़ी पहन लेती हूँ ना लहंगा पहन के करूंगी। रिसेप्शन आरुषि का है, हमरा नहीं। वंश, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए माँ लहंगा लेकर भी आई है? वंश, मैं कुछ पूछ रहा हूँ सिया, जवाब दो। सिया, वो क्या है ना वंश जी, मैंने ही मांझी को मना कर दिया था। मैंने कहा क्यों फालतू के खर्च करने हैं, मेरे पास कितनी सारी नई साड़ियां हैं, मैं इसमें से ही कुछ पहन लेती हूँ और वैसे भी आपको तो मैं हर चीज में अच्छी लगती हूँ ना, तो क्या फर्क पड़ता है मैं लहंगा पहनूं या फिर साड़ी। वंश, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए नया लहंगा मंगवाता हूँ और मुझे माँ से भी बात करनी है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के लिए लहंगा ना लाने की। सिया, मैं तुम्हें आज बता देता हूँ कि ये घर मेरा है और इस घर की रानी तुम हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम मुझे बताओ और आज के बाद तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम खुद लेकर आओगी, कोई तुम्हें लाकर दे इसका इंतजार नहीं करोगी। सिया चुपचाप वंश की बात सुनते हैं। सिया, वंश जी मुझे कुछ कहना है आपसे। वंश, बोलो। सिया, वो मुझे लहंगा नहीं पहनना तो आप मेरे लिए नेट की साड़ी मंगवा दीजिए। वंश, ठीक है जान, तुम्हें साड़ी चाहिए तुम्हें साड़ी मंगवा लूंगा। वंश अपना फोन निकालता है और एक मॉल में फोन करके सिया के लिए एक सुंदर सी रेड कलर की साड़ी मंगवाता है। 8 बजे बजने वाले थे। सारे लोग तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। आरुषि वो भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। आरुषि को करीब करीब 5 घंटे लग गए तैयार होने में। आरुषि दिखने में चलती फिरती दुकान लग रही थी क्योंकि उसने इतनी ज्यादा ज्वेलरी, मेकअप और इतना भारी लहंगा पहन लिया था। सारे लोग इकट्ठे होते हैं घर से निकलने के लिए, वो देखते हैं कि वंश और सिया तैयार नहीं हुए। आरुषि का मुंह बन जाता है। आरुषि, मुझे पता था क्या कि तुम आज के दिन कोई नाटक ना करो, ये तो हो नहीं सकता है। वंश, आरुषि अपनी जबान को लगाम दो, ये मैंने सुबह कहा था। एक बार और तुम्हें मैं प्यार से समझा रहा हूँ, आज के बाद अगर तुमने सिया से बदतमीजी या फिर ऊंची आवाज में बात की तो तुम अपना और अपने पति का सामान बांधो और इस घर से चलते बनो, क्योंकि ये घर वंशदेव ठाकुर का है और वंशदेव ठाकुर सिया का, ये बात याद रखना। आरुषि ने ये शादी भी पैसों के लालच में की थी। बचपन से एक मिडिल क्लास में रहने वाली लड़की आरुषि, उसका सपना था कि वो एक राजमहल की रानी बने और वो सपना उसने खुद सच किया था वीरदेव ठाकुर से शादी करके, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सारा पैसा, घर, जायदाद सब वंश का है। आरुषि का मुंह उतर जाता है। आरुषि हैरान थी कि ये घर वंश का है। आरुषि को लगता था कि ये सारा पैसा, घर सब संग्राम देव ठाकुर का है, तो इस हिसाब से इस पैसे पर दोनों बच्चों का बराबरी का हक है। आज नहीं तो कल आरुषि को उसके हक का पैसा मिल जाएगा और वो अपने पति को लेकर अलग रहेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये सारा पैसा वंशदेव ठाकुर का है जिसमें वीर का कोई हाथ नहीं है। वंश इतना कह के सिया का हाथ पकड़ता है तो उसे एक और बात याद आती है। वो वापस पीछे मुड़ता है और आरुषि को, वंश, और हाँ एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, ये जो तुम ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी 2 दिन से कर रही हो, ये भी तुम्हारी बड़ी बहन सिया उसके पैसों का है और तुमने जो ऊपर से नीचे तक एक एक सामान पहना है वो भी सिया का है।
अगर तुम चाहो तो हम ये पार्टी कैंसिल भी कर सकते हैं। वंश बाबूजी आप सब लोग चलिए, मैं और सिया 1 घंटे में ही वहां पर पहुंच जाएंगे। वो क्या है ना कि सब लोगों ने लाखों का खर्चा किया, पर जिसका खर्च किया उसके लिए ही नए कपड़े लाना भूल गए। इतना कह के वंश सिया का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। आरुषि के मन में सिया के लिए अब नफरत और भी बढ़ गई थी। वो कसम खा लेती है कि सिया को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। वो अपने आप को रिलैक्स करती है क्योंकि आज उसकी ग्रैंड पार्टी है, उसे अपने दोस्तों को ये दिखाना है कि उसके पास कितना पैसा है। आरुषि अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाती है और सबसे कहती है, आरुषि हम सब चलते हैं। वीर और सिया को जब आना होगा वो लोग तब आ जाएंगे। सारे लोग गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। वीर ने उन सब की सिक्योरिटी के लिए 5 गाड़ियों में अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी भेजे थे। आरुषि अपनी दीदी पर जान लुटाती थी, पर 5 दिनों में पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो आरुषि अपनी दीदी को बर्बाद करने के लिए लग जाती है। क्योंकि आरुषि में वीर से शादी और क्यों है आरुषि अपनी दीदी से अपनी खफा, ये आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। योजक चिन्ह। थोड़ी देर हो जाती है। सिया के लिए एक सुंदर सी साड़ी उनके घर पर आ जाती है। वंश नीचे से सिया को साड़ी लेने जाता है। वंश साड़ी लेकर कमरे में आ जाता है और डोर बंद कर लेता है। सिया अपनी साड़ी को देख खुश हो जाती है। वो झट से वंश के हाथ से साड़ी छीन लेती है और देखने लगती है। लाल कलर की नेट की साड़ी जिसकी बॉर्डर पर व्हाइट कलर के डायमंड्स जगमगा रहे थे, वो साड़ी दिखने में बहुत सुंदर। सिया कितनी सुंदर साड़ी है वंश जी, और इसके डायमंड्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रियल डायमंड हो, आंखों में चुभ रही है इनकी चमक। वंश असली डायमंड ही है जान, और ये इसके साथ का व्हाइट कलर का डायमंड का नेकलेस। ये तुम पर बहुत सूट करेगा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ फिर हम निकलते हैं। सिया डायमंड से जड़ी हुई साड़ी को निहारने लगती है और डायमंड का सेट उस साड़ी को 4 चांद लगा रहा था। सिया वंश को टुकुर टुकुर देख रही थी। वंश क्या हुआ, मुझे क्यों देख रही हो, तैयार हो। सिया आप मुझे यूं ही देखते रहेंगे तो मैं कपड़े कैसे चेंज करूंगी, आप अपना मुंह उधर घुमाइए ना। वंश जान हमारी शादी को 10 दिन हो गए हैं और तुम अभी तक शर्म रहे हो। सिया शर्माते शर्माते अपने कपड़े उतारती है और पहले वो अपना ब्लाउज पहनती है। ब्लाउज पहनने में उसे थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो वंश उसकी मदद करता है। सिया के ब्लाउज का हुक लगाता है पर उसकी ब्रा दिख रही थी। वंश जान एक काम करो, ये ब्रा निकाल दो, नेट के ब्लाउज में ये दिख रही है, और वैसे भी ये ब्लाउज में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ब्रा की जरूरत है क्योंकि पहले से ही ये इतनी फिटिंग का है। सिया शर्माने लगती है, वो अपना हाथ पीछे लेकर जाती ही है कि वंश उसकी ब्रा को खोल देता है। सिया की ब्रा एक बार में ही नीचे गिर जाती है। वंश सिया के ब्रेस्ट को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सिया को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। वंश सिया के निपल्स को दबाने लगता है और उन्हें अपने हाथों से सहलाने लगता है। थोड़ी देर और वो सिया के निपल्स को सहलाता है और उनके साथ खेलने लगता है। अब धीरे धीरे वंश सिया के निप्पल को मुंह में रखने लगता है और एक बच्चे की तरह उन्हें सक करने लगता है। 5-10 मिनट तक वंश सिया के दोनों ब्रेस्ट को एक एक करके सक रहा था, जिससे सिया के निपल्स पूरे रेड पड़ गए थे और सिया भी। अब सिया को दर्द होने लगा था। सिया आह वंश जी मुझे तैयार भी होना है, हम लेट हो रहे हैं। वंश होश में आता है और सिया को छोड़ देता है। वंश सिया को ब्लाउज पहना आता है और उसे साड़ी पहनने में भी मदद करता है। सिया और वंश तैयार हो जाते हैं। सिया दिखने में बिल्कुल किसी महल की राजकुमारी जैसी दिख रही थी। वंश सिया की नजर उतारता है। सिया के सफेद रंग पर लाल साड़ी बहुत जच रही थी और उस पर जड़े हुए डायमंड सिया की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। सिया ने आज रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, बालों को कर्ल करके सारे बालों को आगे रखा हुआ था और हाथों में डायमंड के कड़े पहने थे। सिया ने व्हाइट कलर की हील पहनी थी जिससे वो वंश के कान तक पहुंच रही थी। वंश ने सिया से मैच करके रेड और ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। सिया और वंश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उनका ही रिसेप्शन। वंश रघु को कहकर कार रेडी करवाता है और सिया का हाथ प्रिंसेस की तरह पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे ले जाता है। वंश सिया के लिए कार का गेट खोलता है। रघु वंश को इस रूप में देखकर हैरान था क्योंकि जो माफिया किसी के लिए नहीं झुका वो आज अपनी पत्नी के लिए कार का डोर खोल रहा है। वंश सारे रास्ते सिया को देखते हुए आता है। सिया अपनी तिरछी नजरों से वंश को देख रही थी कि वह सारे रास्ते सिर्फ सिया को देख रहा है। सिया और वंश पार्टी में पहुंच जाते हैं। रघु ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी जैसे ही पार्टी में रुकती है रघु जल्दी से गाड़ी में से उतरता है और वंश का डोर खोलता है। सारे मीडिया वाले वंश की फोटो लेने लगते हैं। मीडिया वंश जी आप अकेले ही अपने भाई की रिसेप्शन पार्टी में आए हैं, क्या आपकी वाइफ आपके साथ नहीं आई।
वंश मुस्कुराता है और कार का डोर खोलता है। सिया अपना एक पैर बाहर रखती है। सारे मीडिया वाले अपने कैमरे सिया की कार की तरफ करते हैं। वंश अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सिया अपना सुंदर सा हाथ वंश के हाथ में रखती है। उस हाथ में 3 डायमंड की ईयररिंग्स थी। वंश सिया को एक प्रिंसेस की तरह कार के बाहर लेकर आता है। सिया जैसे ही बाहर आती है तो उसके आजू बाजू करीब 1000 लोग खड़े हुए थे जो सिर्फ सिया को देख रहे थे। अब लाइमलाइट उन दोनों पर आ जाती है। सारे मीडिया वाले आरुषि और वीर को छोड़कर सिया और वंश की तरफ आ जाते हैं। मीडिया वंश जी, आप अकेले ही अपने भाई की रिसेप्शन पार्टी में आए हैं, क्या आपकी वाइफ आपके साथ नहीं आई? वंश मुस्कुराता है और कार का डोर खोलता है। सिया अपना एक पैर बाहर रखती है। सारे मीडिया वाले अपने कैमरे सिया की कार की तरफ करते हैं। वंश अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सिया अपना सुंदर सा हाथ वंश के हाथ में रखती है। उस हाथ में 3 डायमंड की ईयररिंग्स थी। वंश सिया को एक प्रिंसेस की तरह कार के बाहर लेकर आता है। सिया जैसे ही बाहर आती है तो उसके आजू बाजू करीब 1000 लोग खड़े हुए थे जो सिर्फ सिया को देख रहे थे। सिया इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है और वंश का हाथ पकड़ लेती है। वंश, कैसा लग रहा है जान, इतने सारे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है सब पर, मन कर रहा है सबको एक एक गोली मार दो। सिया मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता था कि वंश मजाक कर रहा है। अच्छा जी, कम से कम सब लोग मेरी तारीफ तो कर रहे हैं, आपने तो मेरी तारीफ भी नहीं की। वंश, घर से लेकर पूरे रास्ते मेरी नजर तुम पर से नहीं हटी, अब इससे ज्यादा क्या कोई और तारीफ हो सकती है? हाँ, अगर तुम किसी और तरीके से चाह रही हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं तो मैं सबके सामने तुम्हें लिप किस कर सकता हूं, और अगर तुम चाहो तो हम वॉशरूम में जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। सिया, गंदे वंश जी, आपके दिमाग में बस हर टाइम वही सब घूमता रहता है ना? वंश, अब मैं क्या करूं, मेरी बीवी इतनी हॉट है कि मेरे दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है। वंश और सिया के पीछे सोफिया खड़ी थी। सोफिया उन दोनों का रोमांस सुन रही थी और अपने दांत पीस रही थी। सारी लाइमलाइट उन दोनों पर आ जाती है। सारे मीडिया वाले आरुषि और वीर को छोड़कर सिया और वंश की तरफ आ जाते हैं। सारे लोग सिया और वंश को कांग्रेचुलेशन कर रहे थे और सब लोग उनकी जोड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। सिया ने बहुत लाइट मेकअप किया था पर उसमें भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया और वंश की इतनी तारीफ सुनकर आरुषि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि आज रिसेप्शन पार्टी हमारी है और सारी तारीफें वंश और सिया को मिल रही हैं। सिया और वंश अपने परिवार के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सारे मेहमान आरुषि और वीर को बधाई दे रहे थे। आरुषि इतने सारे गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि मेरी तो लॉटरी लग गई। आरुषि से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रियांशी वहां पर आती। प्रियांशी की शादी एक मिडिल क्लास लड़के के साथ हुई थी। आरुष देख रही है, प्रियांशी, मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, ऊपर से नीचे तक उसने मुझे सोने से लाद दिया है। प्रियांशी, हाँ यार आरुषि, सबकी किस्मत तेरे जैसी कहाँ होती है यार। तू भी एक मिडिल क्लास घर की लड़की है पर तेरी शादी देख कितने बड़े घर में हुई है और तू ऊपर से नीचे तक पूरी चमचक रही है। प्रियांशी की नजर आरुषि की बड़ी बहन सिया पर जाती है। प्रियांशी, आरुषि, वो रेड साड़ी में तेरी बड़ी बहन सिया है ना? आरुषि, हाँ वो मेरी बड़ी बहन सिया थी पर अब वो मेरी देवरानी है और मैं उसकी जेठानी हूँ। हम दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। प्रियांशी, यार आरुषि, मानना पड़ेगा तेरी बहन तुझसे हर चीज में आगे है। खूबसूरती में, समझदारी में, और अब तो वो तुझसे पैसों में भी आगे हैं। तू तो ऊपर से नीचे तक सोने में लगी है पर तेरी बड़ी बहन वो तो पूरी डायमंड में लदी है। देख क्या किस्मत है यार तेरी बहन की। भगवान करे तेरी दीदी के पति जैसा हर लड़की को पति मिले, मैं तो यही कहती हूँ। प्रियांशी, पर यार एक बात कहना चाहती हूँ मैं, तेरी दीदी की किस्मत ना सिर्फ एक चीज में खराब है कि उसकी शादी रोहतक के सबसे बड़े माफिया से हुई है। पता नहीं तेरी दीदी उस माफिया के साथ एक कमरे में कैसे रहती है। बेचारी दिन रात बस रोती रहती हो, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है एक माफिया से। मैं तो उसे टीवी में देखकर ही डर जाती हूँ, तो पता नहीं तेरी दीदी उसे सामने देखकर कैसे रिएक्ट करती होगी। प्रियांशी और आरुषि की बात सिया सुन लेती है। सिया, तुमसे किसने कहा प्रियांशी कि वंश जी मुझे खुश नहीं रखते? क्या तुम्हें मैं आज इस पार्टी में दुखी देख रही हूँ? मैं तो सबसे ज्यादा खुशनसीब हूँ। सिया, मैं भी उन्हें देखकर, उनके बारे में खबर सुनकर डरा करती थी और शादी होने के बाद भी मैं उनसे डरा करती थी, पर जब मैंने उन्हें जाना, उन्हें समझा कि वो कितने अच्छे हैं, तब मेरा डर प्यार में बदल। वंश जी ने आज तक मुझे कभी दर्द नहीं दिया, हमेशा मेरे दर्द को समझा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उसके बावजूद उन्होंने कभी मुझे पैसों का घमंड नहीं दिखाया।
वो दुनिया के लिए भले ही माफिया हो, गुंडे हो, पर मेरे लिए वो मेरे पति हैं और वो सबसे अच्छे पति हैं। सिया प्रियांशी को इतना कहकर वंश के पास चली जाती है। उस पार्टी में रोहतक के बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे। सिया को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है, सब लोग सिया से मिलते हैं और वंश से कहते हैं, क्या किस्मत है ठाकुर साहब, आपकी बीवी तो आप बिल्कुल हीरा लाए हैं। सोफिया पूरी पार्टी में बस वंश और सिया के चर्चे सुन सुनकर थक गई थी। उसका मन बिल्कुल नहीं था इस पार्टी में आने का, पर वो सिर्फ वंश के लिए इस पार्टी में आई थी, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल वंश उसका हो ही जाएगा। सोफिया में खड़े खड़े सिया को देख रही थी और वह सोच लेती है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा सिया को वंश की जिंदगी से हटाने के लिए। अगर उसने सिया को वंश की जिंदगी से नहीं हटाया तो उसका सपना वंश की वाइफ बनने का वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सीधी सादी सिया के पीछे सब लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं। एक तरफ सोफिया उसे वंश की लाइफ से निकालना चाहती थी तो दूसरी तरफ आरुषि सिया के पास ज्यादा पैसे होने की वजह से चढ़ती थी। उसने भी सोच लिया था कि अब वो सिया का उस घर में रहना मुश्किल कर देगी और सिया की सास वो तो पहले से ही सिया को पसंद नहीं। आरुषि की रिसेप्शन पार्टी में आरुषि का परिवार आना नहीं चाहता था, पर वंश ने उन्हें पार्टी में आने के लिए मना लिया था, इसलिए प्रदीप, तन्मय और रिमझिम तीनों पार्टी में आ जाते हैं। प्रदीप पार्टी में पहुंचता है तो सिया प्रदीप को देखकर दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। सिया अपने भाई भाभी के भी गले लगती है और तीनों का उस पार्टी में स्वागत करती। आरुषि भी अपने परिवार को देख लेती है कि वो लोग इस पार्टी में आ गए हैं। वो अपने पापा को देखकर खुश हो जाती है और मुस्कुराती है, पर उसके पापा उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं। सिया, क्या पापा, कितना लेट कर दिया आप लोगों ने आने में। मैं कितनी देर से आप लोगों की रास्ता देख रही हूँ। प्रदीप बेटा, तुम रोहतक का ट्रैफिक तो जानती ही हो। हम 1 घंटे पहले से निकले पर हम ट्रैफिक में फंस गए थे, इस वजह से लेट हो गया आने में, माफ करना बेटा। सिया, पापा कोई बात नहीं, मैं तो बस इतने टाइम बाद आपसे मिल रही थी इसलिए अपनी शिकायतें लेकर बैठ गई, आपसे माफी मत मांगे। सिया अपनी भाभी रिमझिम को गले लगाती है। सिया, कैसी हो भाभी आप। सिया अपने परिवार से बात कर ही रही होती है कि वंश उन सबके बीच आता है। वंश, माफ करिएगा पापा, मुझे सिया से एक अर्जेंट काम है, हम अभी आते हैं। वंश सिया का हाथ पकड़ता है और सिया को वहां से ले जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।